हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, आरपीएससी के आईटीआई वाइस प्रिंसिपल की एग्ज़ाम की डेट बहुत पास आने वाली है। तो हमने सोचा था कि भाई इसके जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस पेपर हैं उनको हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो वही उसी क्रम में आगे हम पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे भाई आज जो 2018 में पेपर हुआ था। सॉरी, एग्जाम 2018 का था, जो नोटिफिकेशन वगैरह था नाम 2018 का था। बट उसकी एग्जाम डेट क्या है? एग्जाम डेट है 2019। यानी कि 4 नवंबर 2019 को जो पेपर हुआ था उसकी क्या क्या पेपर पूछे गए थे, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, वो सारा पेपर हम यहाँ पर डिटेल में सॉल्यूशन के साथ में आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना? सारी चीज़ आपको अच्छे से सोल्व करके मिलेगी। तो अभी अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है ना? हम एक-एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल में समझते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है? चलिए भाई। तो देखो, मैं क्वेश्चन तो बताऊँगा ही, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखने को मिल जाएगा। अगर आपको सॉल्व करना है तो एक बार पॉज़ करके आप खुद से सॉल्व करना, ताकि आपको आइडिया लगे। ठीक है? सॉल्व क्या करना है? बेसिकली बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ पेन कॉपी चाहिए। तो सिंपल से क्वेश्चन है, एक बार देखोगे सॉल्व करोगे तो ठीक है, नहीं अगर बन रहा है तो फिर मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा सॉल्यूशन। ठीक है ना? साथ ही साथ मैं आपको आंसर बता दूंगा, तो आप अपना मैच भी कर सकते हो। ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है भाई, जो 2018 में पूछा गया था आईटीआई में। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय टेकिंग द मीन ऑफ बोथ फेस ऑब्जर्वेशन? भाई कौन सा एरर है जो अपना बोथ फेस ऑब्जर्वेशन लेने से हट जाएगा? तो देखो, ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर नहीं, इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट नहीं, प्लेट लेवल का नहीं होता है। ये बेसिकली कहीं पे भी लाइन ऑफ कॉलिमेशन का एरर कहीं पे भी आपको सॉल्व करना है, परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये भी सॉल्व करना है। ठीक है ना? तो ये सब के लिए अपन क्या करते हैं, बहुत मेन ऑफ बहुत फेस ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ये हमने सर्विंग में बहुत डिटेल में पढ़ रखा है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 नंबर अपना करेक्ट आंसर होगा। Next, aerial photograph do not represent the true plan of ground. by true plan of ground से represent नहीं करते। क्यों नहीं represent करते? Because वेरिएशन होता है स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट में, ग्राउंड रिलीफ, टिल्ट डिस्प्लेसमेंट, इमेज डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली क्या होता है, एरियल फोटोग्रामेट्री हमने देखा भी था, पढ़ा भी था अभी कुछ दिनों पहले ही। आप सर्वेइंग की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो वो क्लासेस। तो उसमें होता था ग्राउंड रिलीफ। ग्राउंड रिलीफ क्या होता था भाई? यही तो होता था कि भाई जो अपना एरियल फोटोग्राफ होगा वो ट्रू ग्राउंड होगा, उसमें क्या करेगा, जो बीच में वो हॉरिजॉन्टल स्पेस आ जाता है ना, उसको ग्राउंड रिलीफ बोलते हैं। उस वजह से अपना ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा, तो ये ग्राउंड रिलीफ अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, इन द स्पेसिंग ऑफ स्टेडिया हेयर इन स्टेडिया डायफ्राम ऑफ द टेक्योमीटर इज 1.25 mm दे रखी स्पेसिंग, यानी एस की वैल्यू दे रखी। फोकल लेंथ दे रखी है अपन को, एफ की वैल्यू दे रखी है 25। ठीक है? तो अपन को पूछा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना होगा। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है क्या? बेसिकली मल्टीप्लाइंग के एस प्लस सी होता है ना भाई, टेक्योमीटर में के एस प्लस सी। ठीक है? तो यहाँ पर ये के क्या होता है? मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है। उसकी वैल्यू क्या होती है बेसिकली? उसकी वैल्यू होती है भाई अपनी एफ अपॉन एस। एफ अपॉन एस होती है, एफ की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, एस की वैल्यू 1.25, डिवाइड करेंगे तो 1.25 से 25 सेंटीमीटर डिवाइड करेंगे तो 200 के समथिंग आएगा। तो 200 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो आप देख पा रहे हो सर्वेइंग के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है। तो एक बार पढ़ने मात्र से आपके सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, ट्रू बेयरिंग ऑफ लाइन अपन को दे रखी है 10 डिग्री, मैग्नेटिक डिक्लेरेशन दे रखा 1 डिग्री वेस्ट में। तो मैग्नेटिक बेयरिंग क्या है बेसिकली? ट्रू बेयरिंग यानी ट्रू, मान लो ट्रू मेरिडियन है, यहाँ से इसको दे रखे 10 डिग्री, ये 10 डिग्री हो गया। 1 डिग्री इसका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है किस साइड में भाई? वेस्ट के डायरेक्शन में। वेस्ट की डायरेक्शन 1 डिग्री ये हो गया, ये मैग्नेटिक मेरिडियन ये हुआ। यहाँ से अपन एंगल लेंगे तो वो कितना होगा? 10 तो ये है, प्लस 1 11 डिग्री, तो 11 डिग्री अपना क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट अपन को दे रखा है लैंड का भाई, फाउंड है अपना 204.5 मीटर स्क्वायर। स्केल मेंशनड अपने प्लान में है। इट वाज आल्सो मेंशनड कि 20 मीटर चेन यूज्ड फॉर मेजरमेंट फॉर प्लॉटिंग वाज। चेन में थोड़ा सा एरर है। चेन में एरर होता है तो हमें पता है भाई, ट्रू इनटू ट्रू इज इक्वल टू क्या होता है? रॉन्ग इनटू रॉन्ग। यही तो होता है। एक बार आपको चेन के डायमेंशन सही से पता चल जाएगी तो आप एरिया तो निकाल ही सकते हो भाई। इसकी जो अपने रॉन्ग की वजह से जो एरिया आया है वही अपन क्या करेंगे, ट्रू की वजह से निकालेंगे, और उसके लिए अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अगर आप, मैं इसका आंसर तो नहीं, मतलब
डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट मैं बता सकता हूँ कैसे सोल्व करेंगे। तो आपने देखा कि भाई ट्रू इंटू ट्रू करके इज इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग होता है। ट्रू हमें दे रखा है भाई ये अपना 20 ज़्यादा है, बट रॉन्ग अपना क्या है, ये अपना एरिया रॉन्ग है, वो हमें फाइंड आउट करना है। राइट वाला फाइंड आउट करना है, बट रॉन्ग एरिया दे रखा है, और रॉन्ग अपन को क्या दे रखी है, चेन की लेंथ भी दे रखी है। तो यहाँ से अपन ट्रू लेंथ यहाँ पर निकालेंगे, ट्रू एरिया निकालेंगे बेसिकली। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपना आएगा 204.8 मीटर स्क्वायर। ये अपना आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। क्या क्वेश्चन है, इफ द विस्कोसिटी ऑफ पोर लिक्विड इज हाफ, यानी विस्कोसिटी अपन ने हाफ कर दी तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या करेगी सॉइल की, हमें पता है भाई क्या होता था, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उसकी परमेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ठीक है ना, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है भाई, किसके प्रोपोर्शनल होती है, 1/म्यू के। अपने पढ़ रखा है ना ये सब, परमेबिलिटी किस किस पे डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है। तो ये म्यू के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो यहाँ पर विस्कोसिटी इसकी हाफ कर दी है, तो परमेबिलिटी क्या करेगी, दुगुनी हो जाएगी, यानी 2 टाइम्स हो जाएगी। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, सॉइल का ही क्वेश्चन है। फॉर ए सैंपल ऑफ ड्राई कोहेजन लेस सॉइल फ्रिक्शन एंगल फाई दे रखा, फेलियर प्लेन विल बी इंक्लाइन टू द मेजर प्रिंसिपल प्लेन। कितने भाई फेलियर प्लेन अपना कितने एंगल पर उसका इंक्लाइंड होता है, 45+5/2। यही तो हमने देखा था भाई, 90+5 होता है। अगर टू थीटा की वैल्यू क्या होती थी, 90+5 होती थी। हमने मोर सर्कल भी बनाया था ना, यहाँ से भाई ये वाला है तो ये 9, मान लो किसी भी एंगल पर ये 5 है, तो ये हम ये एंगल 5 है, तो यहाँ से अपना क्या होगा 90+5 इसका, ये 5 है तो ये 90+5 वाला एंगल हो जाएगा। यानी कि ये 90+5 हो रहा है, ये 2 थीटा की वैल्यू होती थी, क्योंकि मोर सर्कल पे जो अपना जो एलिमेंट होता है उसका 2 टाइम्स एंगल लेता है। ये हमने सब पढ़ रखे हैं, अगर आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको चीजें पता रहेगी। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता था भाई, 2 टाइम्स होता था मोर सर्कल में, तो उसको अपन 1 टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, 45+5/2 आ जाएगा। तो ये अपना आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्या है कि अपन डिपार्चर दे रखा है 134.8, बियरिंग दे रखी है, इसका लेटीट्यूड क्या होता है। देखो मैं बता देता हूँ कैसे सोल्व करेंगे, है बहुत इजी, एक बार आप समझोगे सारी चीज वैसे समझ में आ जाएगी आपको। क्या होता है भाई, ये लेटीट्यूड क्या होता है, ये लेटीट्यूड होता है, ये अपना डिपार्चर होता है, ये मान लो कोई डिस्टेंस है, यहाँ से अपना कोई एंगल होता है, मेरिडियन बियरिंग होता है। ठीक है ना, तो इसके हेल्प से अपन लेटीट्यूड निकालते हैं, एल कोस थीटा। भाई ये मान लो एल लेंथ है तो ये एल कोस थीटा हो गया, ये एल साइन थीटा भी अपना डिपार्चर हो गया। तो इसका डिपार्चर दे रखा है, यानी कि ये वैल्यू दे रखी है, और बियरिंग कितनी दे रखी है 138, यानी ये वाली बियरिंग दे रखी है। तो लेटीट्यूड पहली बात तो क्या आएगा भाई, ये वाला लेटीट्यूड आएगा, ये वाला आएगा, तो वो नीचे के डायरेक्शन में क्या होता है नेगेटिव, यानी या तो ये सही है या फिर ये सही है। अभी एंगल दे रखा अपन को कितना, ये वाला एंगल दे रखा कितना 138.45, तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, 180 में से माइनस कर लो तो ये वाला एंगल आ गया। ये लेंथ अपन को दे रखी है, नहीं दे रखी, डिपार्चर दे रखा था, यानी कि एल कोस एल, ये अगर थीटा मानोगे तो एल साइन थीटा में दे रखा डिपार्चर की वैल्यू। तो हम यहाँ पर लेटीट्यूड क्या निकालेंगे, एल साइन थीटा निकालेंगे। थीटा यहाँ से पता है, एल हम यहाँ से इसके निकालेंगे डिपार्चर से, और बस एल कोस थीटा लिख के अपना लेटीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। वॉइड रेशियो अपन को ई बताना है, अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दे रखा है। क्या है भाई, सिंपल सी तो बात है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपना क्या होता है, वॉइड रेशियो होता है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हर बार टफ क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, सिंपल सिंपल भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको इजीली तरीके से सोल्व करना है सारी चीजें। एक बार आप पढ़ लोगे सारे नोट्स जो हमने प्रोवाइड किए हैं, जो क्लासेस प्रोवाइड किए, तो आपको अपना आप ही सारे आइडियाज वैसे ही लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, आईएस क्लासिफिकेशन है सिल्ट पार्टिकल की रेंज। कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई, सिल्ट पार्टिकल किस किस के बीच में होता है, 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच में, 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच में, यही तो होता है। 2 माइक्रोन से नीचे क्या होता है अपना, 2 माइक्रोन से नीचे अपना क्ले होता है, और 75 माइक्रोन के ऊपर क्या होता है, सैंड होता है, स्टार्ट हो जाता है फाइन सैंड वगैरह। तो यही अपनी रेंज आ जाएगी, करेक्ट आंसर सिल्ट पार्टिकल। तरजाकी की वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी क्या एज्यूम करती है भाई, तरजाकी की वन डायमेंशनल जो कंसोलिडेशन थ्योरी है वो क्या एज्यूम करती है, यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड रेशियो एंड इफेक्टिव रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। बिल्कुल सही बात है, तो ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता ना वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी। ठीक है ना, वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता है, तो ये अपना इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, कौन सा वर्ड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस। तो सही तो अपना यही हो गया। फिर अपना आगे देख लो, ये क्या डिपेंडेंट नहीं होगा, नो अजम्पशन नहीं, ऐसा भी नहीं था। टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर था ना कि इनफाइनाइट टाइम तक ये चलेगी चीजें, कंसोलिडेशन होता रहेगा, वही चीज यहाँ पर हमने देखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, लेबोरेटरी वेन शियर टेस्ट कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन। लेबोरेटरी वेन शियर टेस्ट और किसके लिए काम आ सकता है भाई,
लेबोरेटरी से अपना शेयर पैरामीटर पे निकाल सकते हैं, बट किसके निकाल सकते हैं, सैंडी क्ले के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सैंडी क्ले में अपन क्या कर सकते हैं, वेन शेयर टेस्ट के अपना शेयर पैरामीटर निकाल सकते हैं सैंडी क्ले में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन अ कॉम्पैक्शन टेस्ट इफ द कॉम्पैक्टिंग एफर्ट इज इंक्रीज इट विल रिजल्ट इन। कॉम्पैक्शन टेस्ट में मान लो कॉम्पैक्टिंग एफर्ट इंक्रीज कर दिया तो ये अपना किस में रिजल्ट आएगा भाई, हमें भी पता है। ये देखो, ये जो अपना ओएमसी और ड्राई डेंसिटी यहाँ पर बना रहा हूँ डायग्राम, ये अपना ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये अगर कॉम्पेक्टिव एफर्ट बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, यानी कि जो ओएमसी इधर ओएमसी होता है, इधर अपना मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होता है। तो ओएमसी अपना क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया भाई, ये वाला ओएमसी आएगा, ये पहले इतना था, पहले इतना आ गया, डिक्रीज हो गया। बट ये जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है वो इंक्रीज हो गई, यानी कि इंक्रीज इन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड डिक्रीज इन ओएमसी, ये अपना आ जाएगा 13 में 3 करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सोइल सैंपल हैविंग ए वॉइड रेशियो अपन को दे रखा है, वाटर कंटेंट दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, तो भाई हमें क्या पता है, सहवाग, सहवाग क्या होता था, एस ई इजिकल टू डब्ल्यू जी, यही तो होता था। तो यहाँ पर दे क्या क्या रखा है, एस हमें स्टेट यानी सेचुरेशन एस नहीं दे रखा है, ई दे रखा है, वॉइड रेशियो बिल्कुल दे रखा है, डब्ल्यू वाटर कंटेंट दे रखा है, जी की वैल्यू बिल्कुल दे रखी है। बस इनको सोल्व करना है भाई, ये वाला ई की वैल्यू इधर जाएगी, यानी कि ई कितना है 1.3, उसके डिवाइड होगा 2.6 इंटू 0.5, अपना क्या हो जाएगा 1.3, 1.3 से 1.3 कैंसिल हो जाएगा, एस की वैल्यू आएगी 1। एस की वैल्यू 1 होती है तो वो क्या होता है, फुल्ली सेचुरेशन होता है, तो ये अपना 14 में 2 आ जाएगा अपना करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बस इतना सिंपल है भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, देखिए आपको क्वेश्चन सारे हम यहाँ पर कराएंगे, फिर भी मान लो अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन में या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में पूछना, ये ठीक है ना। बाकी हमने जो भी पढ़ा रखी है वो सब आप प्लेलिस्ट में तो मिल ही जाएगा। साथ ही साथ आपको जो भी नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स जो हमारे मेडिज के क्लास नोट्स हैं, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, वहां से ज्वाइन करके भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट देखो भाई, ए सैंपल सैंड का फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है, मॉइस्ट मास दे रखा है, ड्राई मास दे रखा है, एब्जॉर्प्शन दे रखा है, फ्री मॉइस्चर कंटेंट निकालना है। देखो मैं बता देता हूँ कैसे सोल्व करना है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो, आंसर मैच कर सकते हो भाई। अपन को मॉइस्ट मास दे रखा है, ड्राई मास दे रखा है, यानी कि यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, उसमें वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड, यही तो होता है। तो मास, मास में भी निकाल सकते हैं भाई, मास ऑफ वाटर डिवाइड बाई मास ऑफ सॉलिड। मास ऑफ वाटर यहाँ से अपन को मोस्ट मास है, सॉलिड यानी ड्राई मास मतलब सॉलिड का हुआ, तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वाटर का वेट आएगा, डिवाइड बाई 589.9 करेंगे तो अपना क्या आएगा, टोटल वाटर कंटेंट आएगा। उसमें से एब्जॉर्प्शन हम हटा देंगे तो वो कितना 1.6 हमने हटा दिया, तो फिर जो बचेगा वो क्या बचेगा, अपना फ्री मॉइस्चर कंटेंट ही तो बचेगा, तो ये सब फ्री मॉइस्चर कंटेंट हमारा निकाल सकते हैं। तो 15 में अगर आप आंसर देखोगे कितना आएगा, तो वो आएगा अपना 4.4%, फ्री मॉइस्चर कंटेंट अपना कितना आएगा भाई, 4.4% आएगा। आप सोल्व करके भी देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, ये रिलेशन कितना है, इंजीनियर फॉर यू मी, ये अपना रिलेशन बता रखा है। देखो क्या है, मोमेंट बेंडिंग मोमेंट m है, फ्लेक्सर रिजिडिटी ei है, और रेडियस अपनी r है। तो होता क्या था भाई, इंजीनियर फॉर यू मी, ये अपने फॉर्मूला बता रखा था, समझा रखा था, सोइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत डिटेल में हमने ये चीज पढ़ी है, ठीक है ना। और आपने समझी भी होगी, वो भी आप जाके देख सकते हो वहां पर। तो यहाँ पर इसको बस इधर उधर रिप्लेस करना भाई, ई आई मैं साथ में ले जाऊंगा, और साथ में क्या, एम आर, एम आर इजिकल टू ई आई, एम आर इजिकल टू ये सीधा सा आंसर। बस इसको सोल्व ही तो करना है, इसी फॉर्मूले को, रिलेशन को बस इधर उधर करके अपन को सोल्व करना, और कुछ नहीं था। नेक्स्ट देखो भाई, prismatic cantilever beam of length अपन carries uniformly distributed load दे रखा throughout its length है। if a free end of beam अपन को vertical deflection free end पर दे रखा भाई, क्या कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम पे फ्री वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना दे रखा अपन को 18 mm, और यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, ठीक है ना। ठीक है, स्लोप ऑफ डिफ्लेक्शन भी दे रखा अपन को, यहाँ पर स्लोप भी दे रखा है 0.002 रेडियन, लेंथ ऑफ बीम निकालनी है। देखो मैं बता देता हूँ कैसे करना है, बहुत ईजी है भाई। अपन को जब यूडीएल लगता है तो अपना क्या होता है, डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 6 EI, क्या होता है अपना, डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 6 EI होता है अपना थीटा की वैल्यू, यानी कि 0.002 इक्वल टू 0.002 करेंगे, और WL⁴ डिवाइड बाई 8 EI क्या किसका हो जाएगा भाई, डिफ्लेक्शन की वैल्यू, डिफ्लेक्शन क्या है अपना 18 mm। बस इसमें
क्या करेंगे, डब्ल्यू एल क्यूब यहाँ पर पुट कर देंगे, डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई ई आई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या आएगी जो भी 0.002 इंटू 6, फिर अपना यहाँ पर एल की वैल्यू बचेगी वो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। बस दो फॉर्मूला है, इनसे अपन को एल निकालना है, सिंपली हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलो यहाँ से समझ में आया। तो इससे अच्छा इसका आंसर देखो, अगर आप इसको सोल्व करोगे ना तो इसका सिंपली आंसर आएगा आपका 1.2 मीटर। लेंथ इसकी कितनी आएगी, 1.2 मीटर। ये आप अपने खुद से सोल्व करके देखना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है द ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ पाइल ग्रुप फॉर क्लोजली स्पेस्ड पाइल। भाई पाइल ग्रुप की अपने को ग्रुप एफिशिएंसी निकालनी है, क्लोजली स्पेस्ड पाइल होती है। अच्छा ये किसमें ज़्यादा रहेगी, मतलब 100% से ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी, वो सब यहाँ पर देखना है। तो ये अपना विल ऑलवेज बी ग्रेटर, नहीं ऑलवेज तो नहीं रहता है, नहीं मोर, विल ऑलवेज बी मोर देन, लेस देन, नहीं ये दोनों ही नहीं होंगे। ऑफन ग्रेटर देन 100% फॉर कोहेजन लेस सॉइल। हाँ सैंड वगैरह के लिए जो ग्रुप एफिशिएंसी पाइल ग्रुप की होती है क्लोजली स्पेस्ड, उनकी एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा होती है। तो सैंड मतलब कोहेजन लेस सॉइल हो गया ना, तो ये उसके लिए ये अपना आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आई थिंक ये समझ में आया। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर फाइंडिंग स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन इन ए स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। डिटरमिनेट बीम के लिए कौन सा यहाँ पर यूज नहीं करते हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने में। स्लोप और डिफ्लेक्शन के फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से यूज करते हैं भाई, डमी लोड मेथड, हाँ सुडो लोड मेथड, वही डमी लोड मेथड करते हैं, मोमेंट एरिया मेथड भी करते हैं, कंजुगेट बीम मेथड भी करते हैं। तो ये 3 मोमेंट इक्वेशन है, उसको लिए अपन यहाँ पर यूज नहीं करते डिटरमिनेट के लिए। ये किसके लिए यूज करेंगे, इनडिटरमिनेट के लिए करेंगे। ठीक है ना, जिसको अपन स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट कॉलम फेल्स प्राइमरी बाय। शॉर्ट कॉलम अपने किस में फेल होते हैं जनरली, शॉर्ट कॉलम फेल होते हैं भाई, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं एक बार आप उनको पढ़ के देखो तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि बकलिंग और एक्सेसिव लेटरल बेंडिंग, नहीं एक्सेसिव लेटरल बेंडिंग थोड़ी ना होगी, ठीक है, और बकलिंग भी नहीं होगी उसमें। शॉर्ट कॉलम है, लॉन्ग कॉलम में होती है बकलिंग। क्रशिंग, हाँ क्रशिंग में होता है फेल। शॉर्ट कॉलम किस में फेल होता है, अगर लोड ज्यादा आएगी तो वो क्रश कर जाएंगे, बकलिंग नहीं आएगी, यानी कि क्रशिंग विदाउट बकलिंग में वो फेल होते हैं। सही आंसर तो यही है, बाकी आपका कोई आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्या है, रेजिलियंस ऑफ मटेरियल गिवन बाय। रेजिलियंस अपना किस में देते हैं, किससे देते हैं भाई, हमने पढ़ भी रखा है ये। क्या होता था रेजिलियंस, रेजिलियंस होता था स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। भाई अपना एक यूनिट वॉल्यूम में कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है, वही अपना होता है रेजिलियंस ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन क्रिटिकल इंक्लाइन प्लेन, नहीं ये नहीं है, ये भी नहीं है, अपना ये वाला करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ बीम अकर्स व्हेन। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब होता है, ये सारी चीजें देखो कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। ये सब क्वेश्चन हमने बहुत डिटेल में पढ़े हैं, अगर आपने वो देखे होंगे हमारे लेक्चर्स। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हमने डिटेल में पढ़े हैं, तो आप वो एक बार नोट्स पढ़ भी लोगे तो भी आप ये ऐसे एग्जाम को सोल्व कर लोगे। क्या होता है भाई, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बीम में कहाँ अकर होता है, जहाँ पर अपना शियर फोर्स चेंज करता है, अपना साइन चेंज करता है। ठीक है ना, या तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है या नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, तो वही अपना वहीं पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर इन सेमी सर्कुलर टू हिंज्ड आर्च इन रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू। अपने हॉरिजॉन्टल जो अपना बनाओगे, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर इन सेमी सर्कुलर आर्च, सेमी सर्कुलर हिंज्ड आर्च है, उसमें क्या होता था भाई, एट एच अपॉन आर स्क्वायर कुछ ऐसे होता था ना। उसको हालांकि हमने इसमें कवर नहीं कराया, बट आप देखोगे तो ऐसे ही होगा, एट डब्ल्यू एच अपॉन आर स्क्वायर करके। यानी कि वो क्या करेगा बेसिकली, ये अपना आर स्क्वायर पे 1/r स्क्वायर पर क्या करेगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपना फोर्थ अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है भाई, फॉर डिटरमाइनिंग द फोर्स इन अ मेंबर ए बी द ट्रस्ट शोन इन फिगर बाय मेथड ऑफ सेक्शन, सेक्शन इज मेड पास थ्रू ए बी ए डी ई डी, यानी ए बी ए डी और ई डी। अच्छा ठीक है, ये वाला सेक्शन है, ठीक है, मोमेंट्स आर टेकन बहुत, तो इसमें तीनों भाई अपना किसमें मोमेंट अपन, मोमेंट किसमें से लेंगे, तो भाई मोमेंट हम उसी में से लेते हैं जिसमें से ज्यादा पॉइंट क्या करे, पास करे जिस पॉइंट से। तो यहाँ पर अपन मान लो इस तीनों को काटेंगे, तो यहाँ पर ज्यादा पॉइंट किसके अबाउट मोमेंट लेना चाहिए। देखो दो तो यहाँ इस डी से पास ही कर रहे हैं सीधा सीधा, तो ये इसका मोमेंट तो अपना इस पे जीरो ही आ रहा है,
तो अपना बचेगा एक ही चीज, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, डी सेक्शन, डी जॉइंट के अबाउट इसमें क्या ले लेंगे, अपना मोमेंट ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है भाई, A sample of metal is tested in tension. It is found that there is a strain, अपन को दे रखा है, corresponding अपने स्ट्रेस भी दे रखी है, रिमूवल लोड परमानेंट स्ट्रेन दे रखा है। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका इलास्टिक और प्लास्टिक वाला, ठीक है ना। तो ये अपना क्या भाई, इलास्टिक होता है वो क्या कर जाएगा अपना, रिगेन हो, मतलब अगर लोड हटाएंगे तो वो हट जाएगा, स्ट्रेन हट जाएगा, वही तो इलास्टिक होता है। तो इसका मतलब क्या है, पहले कितना था, 0.008 था, फिर अपन ने क्या किया, लोड हटाया तो फिर 0.0015 तो बच ही गया है, यानी इतना तो अपन का प्लास्टिक उसमें है ही है, ठीक है। तो इलास्टिक कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा भाई, इन दोनों का डिफरेंस 0.065, यही तो होगा 0.065, ये अपना इन दोनों का डिफरेंस आया, स्ट्रेन की वैल्यू आई। द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा है, तो अपन को स्ट्रेन की वैल्यू दे रखी है, यानी एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी है। अपना होता क्या भाई, ई क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है। तो सिग्मा की वैल्यू अपन स्ट्रेस की दे रखी है, डिवाइड बाई एप्सिलॉन करेंगे, सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने पर इसका आंसर आता है 0.692 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आप सोल्व करके भी देख सकते हो, ठीक है ना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मिनिमम इम्पोज लोड कंसिडरिंग फॉर स्लोपिंग रूफ विद स्लोप ग्रेटर देन 10 डिग्री शुड नॉट बी लेस देन। अगर मान लो स्लोप अपने 10 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है ना, किसी भी रूफ स्लैब है तो उसकी स्लोप 10 डिग्री से ज़्यादा है, तो मिनिमम अपना कितना लोड हम इसमें इम्पोज मान ही लेते हैं कि इतना तो लोड उसमें आएगा ही आएगा। उसका आंसर है 0.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपके आई एस कोड वगैरह में दे रखा है, ठीक है ना, IS 875 वगैरह में दे रखा है, जो लोड वाला कोड है उसमें ये दे रखा है, 0.40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ ए गैंट्री गर्डर ऑफ स्पैन एल विद मैनुअली ऑपरेटेड क्रेन शुड नॉट एक्सीड। जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है गैंट्री गर्डर का, ठीक है ना, स्पैन एल पर, वो मैनुअली ऑपरेटेड क्रेन में कितने से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए भाई। तो उसमें सिंपल सा आंसर है, आपको पता होना चाहिए, एल डिवाइड बाई 500 से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए उसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन भाई, एल डिवाइड बाई 500 से उसका ज्यादा ना हो वर्टिकल डिफ्लेक्शन की वैल्यू, ठीक है। ये उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, आईएस 800 टू 2007 इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्ट, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, 2 इंटू 10⁵ होता है न्यूटन पर एम स्क्वायर। स्टील का इलास्टिसिटी मॉडुलस यही तो होता है, 2 इंटू 10⁵, वही अपन को यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया है, ठीक है ना। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बट आपको जरूरी है कि वो क्वेश्चन आपको बस एक बार पढ़े होने चाहिए, एक बार पढ़े हो तब भी आप क्या कर सकते हो, उन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी ऑफ फ्रेम। इंडिटरमिनेंसी ऑफ फ्रेम यहाँ पर देखोगे तो इसको अपन डायरेक्ट एक फॉर्मूला या शॉर्टकट से भी हमने पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं है, स्ट्रक्चर एनालिसिस से, ठीक है ना। तो ये उसमें डायरेक्ट आंसर आएगा 1, यहाँ पर भाई इंडिटरमिनेंट, डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी कितनी होगी, 1 होगी। ये हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी इसका, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, इफ द थिकनेस ऑफ थिनेस्ट आउटसाइड प्लेट 10 दे रखी है, मैक्सिमम पिच अपने रिवर्स की कितनी ले सकते हैं, यानी कि अपन को थिकनेस दे रखी है भाई थिनेस्ट वाली, तो अपन को कोई पूछे मैक्सिमम पिच कितनी होगी, तो देखो भाई अपन को क्या पता है इसकी, ये थिकनेस है, इसको मान लिया मैंने स्मॉल टी, तो मैक्सिमम पिच कितनी हो सकती है, 16 टी हो सकती है, ठीक है ना। तो 16 टी यानी कि टी अपन को 10 दे रखा, तो 16 इंटू 10 कितना हो गया, 160 यानी कि ये अपना क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा मैक्सिमम पिच की वैल्यू, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन। अपना इफेक्टिव लेंथ है फिलेट वेल्ड की, वो किस, मतलब कम नहीं होनी चाहिए, किससे कम नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, देखो वेल साइज नहीं, वेल साइज नहीं होता है, वेल साइज वेल साइज इतना तो बहुत छोटा होता है ना, वेल साइज उतना तो लेंथ अपन थोड़ी करेंगे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स अपना इसका करेक्ट आंसर होता है, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो 4 टाइम्स हमें कम से कम उसकी लेंथ प्रोवाइड करनी है, जितना अपना इफेक्टिव वेल साइज है उसका 4 टाइम्स हमें उसकी लेंथ प्रोवाइड करनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो भाई, द थिकनेस टी ऑफ ए सिंगल फ्लैट लेसिंग शुड नॉट बी लेस देन। सिंपल सिंपल से आपसे गाइडलाइन पूछी है, जो अपने आईएस कोड में है ना स्टील स्ट्रक्चर में, वही आपसे गाइडलाइन पूछी है कि भाई थिकनेस टी है और सिंगल फ्लैट लेसिंग शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए गाइडलाइन में सिंपल सा है, 1/40 लेंथ बिटवीन इनर एंड रिवेट।
इनर एंड रिवेट के बीच के जो लेंथ है, ठीक है ना, दो इनर एंड रिवेट के बीच की जो लेंथ है उसका 1/40 से उसकी क्या होनी चाहिए, थिकनेस कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये इंडियन रेलवे बोर्ड हैज स्पेसिफाइड इम्पैक्ट फैक्टर, अपन को ये देखना है भाई रेलवे बोर्ड ने क्या इम्पैक्ट फैक्टर दे रखा है। ये आईआरसी कोड है आपका, इंडियन रेलवे कोड, उसमें दे रखा होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या दे रखा है कि भाई ब्रॉड गेज फॉर लोडेड लेंथ ऑफ एल इन मीटर, अपना कितना भाई उसका इम्पैक्ट फैक्टर होगा, तो वो होता है 0.15 प्लस 8 डिवाइड बाई 6 प्लस एल शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। ये उसका क्या आता है, इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू आती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हो सकता है आपने पहले नहीं पढ़ रखे होंगे, तो उनका इतना टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वो सबके लिए ही नहीं होते हैं। तो एक दो क्वेश्चन तो ऐसे एग्जाम में रहते ही हैं जो आपको पहले नहीं पढ़ रखे, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्या है, फॉर रिवर्स इन टेंशन विद काउंटर संक हेड द टेंसाइल वैल्यू शेल बी। जो रिवर्स टेंशन में है काउंटर संक हेड के साथ में, टेंसाइल वैल्यू उसकी क्या हो जाती है भाई, देखो कंप्रेसिव वैल्यू बढ़ जाती है बट टेंसाइल वैल्यू क्या कर जाती है, रिड्यूस कर जाती है। किससे, 33.33% से रिड्यूस कर जाती है, यानी कि उसकी फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या रहती है, 2/3 ही रहती है अपनी। ठीक है ना, यानी 33.33% से उसकी क्या कर जाएगी, अपनी रिड्यूस कर जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ अ प्लेट गर्डर करस्पॉन्ड्स टू। तो अपन कब बोलेंगे कि वो अपनी इकोनॉमिकल डेप्थ है, तो सिंपल सी बात है भाई, इकोनॉमिकल की बात का मतलब क्या आ गया भाई, पैसा। पैसा किस में लगता है अपना, जब भी अपन खरीदते हैं तो वेट के बेसिस पे लगता है ना। तो अगर मान लो वेट कम होगा तो वो इकोनॉमिकल डेप्थ होगी, वेट ज्यादा होगा तो फिर वो इकोनॉमिकल डेप्थ नहीं होगी। ठीक है, तो मिनिमम वेट के करस्पॉन्डिंग अपन को जो प्लेट गर्डर लेंगे वो उसी के डेप्थ को अपन क्या बोलेंगे, इकोनॉमिकल डेप्थ। तो ये अपना आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, ए स्टील सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ शियर और बेंडिंग। भाई स्टील सेक्शन में शियर भी लग रहा है, बेंडिंग भी लग रहा है। अप्लाइड शियर फोर्स अपने वी है, शियर कैपेसिटी उसकी कितनी दे रखी है, वी एस दे रखी है। तो फॉर सच ए सेक्शन हाई शियर फोर्स इज डिफाइंड एज, उसके लिए अपन कब बोलेंगे कि उसमें हाई शियर फोर्स आ गया है। तो इसमें क्या लग रहा है, अपना शियर फोर्स भी लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा है। तो उस सेक्शन में भाई अपना कब, मान लो उसकी कैपेसिटी वी एस है, ठीक है, शेयर कैपेसिटी, तो अगर मान लो कितने, अगर लोड कितना आएगा तब हम उसको मानेंगे कि उसमें क्या आ गया, अपना हाई लोड आ गया, हाई शेयर फोर्स आ गया। तो उसकी वैल्यू होगी अपनी 0.60 वीएस से ज्यादा है। अगर मान लो शेयर फोर्स अपनी 0.6 वीएस से ज्यादा आ गया तो उसको बोलेंगे अपना वहां पर क्या आ गया, अपना हाई शेयर फोर्स आ गया। तो ये अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्या है, द पिन ऑफ ए रॉकर बियरिंग इन अ ब्रिज इज डिजाइन फॉर। भाई रॉकर बियरिंग होता है, उसमें जो पिन लगाते हैं हम, वो किसके लिए डिजाइन होती है, तो वो हमें पता होना चाहिए भाई, वो बियरिंग शेयर बेंडिंग शेयर सबके लिए डिजाइन होगी भाई। ठीक है ना, क्योंकि रॉकर बियरिंग ब्रिज में होगा, वो उसमें बियरिंग भी आएगा, शेयर भी आएगा और बेंडिंग भी आएगा। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबके लिए उसको डिजाइन करना पड़ेगा। तो वो अपना ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आरसीसी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, सिंपल सिंपल से क्या है भाई, अकॉर्डिंग IS 456 लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन ऑफ बीम द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ कितनी होती है भाई, बहुत सिंपल है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस FI 250 के लिए क्या होती है, 0.53 डी होती है, 415 के लिए क्या होती है अपनी 0.48 डी होती है, और 500 के लिए क्या होती है, 0.46 डी होती है। तो 0.53 और ये वाला अपना 38 में फोर्थ अपना आ जाएगा करेक्ट आंसर। ये देखो कितनी सिंपल सी चीजें हैं जो हमने इतने डिटेल में पढ़ रखी है, आपसे एग्जाम में कितना सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल की है। और हमने ये भी देखा था कि ये वैल्यूज कैसे आई है, क्यों आई है, ये भी हमने आरसीसी में बहुत डिटेल में समझा था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ फ्लेक्सुरल IS 456 2000 assume that maximum strain in tension reinforcement in the section at failure shall not be less than। ये अपना भाई टेंशन reinforcement में इतना तो अपन को स्ट्रेन आना ही आना चाहिए। ठीक है ना, तो वो कितना आना चाहिए, वो होता है अपना 0.87 FI/TS, पर यहाँ पर 0.87 नहीं दे रखा। तो 1.15 क्या होता था, सेफ्टी फैक्टर अगर डिवाइड करोगे तो 0.87 ही तो होगा। तो ये अपना आ जाएगा प्लस 0.002 होता है, तो ये अपना आ जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो 39 में अपना क्या आ गया भाई, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी ये। ठीक है, फिर देखते हैं अपना 40th में क्या है भाई, द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार ऑफ कॉलम शुड नॉट बी लेस देन, कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई,
हमने तो कॉलम की कितनी कॉम्प्लेक्स डिजाइन पढ़ी है और यहाँ पर कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। सिंपल सी बात है, 12 mm से भाई ज्यादा उसका कम डायमीटर नहीं होना चाहिए कॉलम के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, बेसिक स्पेन ऑफ इफेक्टिव डेथ रेशियो सिंपली सपोर्टेड स्लैब। देखो 7 20 26 यही तो हमने पढ़ रखा था। 7 20 26, 7 किसके लिए, कैंटिलीवर के लिए, 20 क्या स्सिंपली सपोर्टेड, 26 क्या कंटिन्यूअस बीम के लिए। तो यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड पूछा है तो 20 अपना हो गया यहाँ पर। इफेक्टिव डेप्थ रेशियो स्पेन टू इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो अपना 20 से अपना ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इतना तो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मिनिमम रीइंफोर्समेंट यूजिंग माइल्ड स्टील इन अ स्लैब शुड नॉट बी लेस देन। माइल्ड स्टील अगर हम यूज कर रहे हैं तो अपन को मिनिमम कितना रीइंफोर्समेंट यूज करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है 0.15% यूज करना पड़ेगा। अगर मैं HYSD बार यूज करता तो कितना करना पड़ता, 0.12% यूज करना पड़ता। ये सब डिटेल में हमने बहुत डिटेल में पढ़ रखी है ये सारी चीजें, ठीक है ना, IS कोड वाली जो चीजें हैं, तो आप वो जाके भी देख सकते हो, यहाँ पर ये अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर ए प्री टेंशन रेक्टेंगुलर प्लैंक ऑफ लेंथ अपन को एल दे रखी है, अपलिफ्ट एट सेंटर ऑन रिलीज ऑफ वायर फ्रॉम एंकरेज ड्यू टू प्री टेंशनिंग ओनली विल बी। भाई अपन को कुछ नहीं है, यहाँ पर बोला है प्री टेंशन अगर रेक्टेंगुलर प्लैंक होगा, लेंथ एल होगी, ठीक है ना। अपलिफ्ट एट सेंटर रिलीज ऑफ वायर फ्रॉम एंकरेज कितना होगा, मतलब बेसिकली कितना वो उसमें अपलिफ्ट हो जाएगा अगर मैं रिलीज करूंगा एंकर वायर्स, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन काइंड ऑफ सिचुएशन है, डिफ्लेक्शन नहीं पूछा है इसमें, तो वो कितना होगा भाई, सिंपल सी बात है, प्री टेंशनिंग हालांकि हमने कवर नहीं कराया बट हमें पता होना चाहिए, सिंपल सी चीज है, PL² डिवाइड बाई ATI हो जाएगा। कैसे याद करोगे, देखो मैं एक बार सिंपली याद कराता हूँ। जो अपना UDA लगता था कैंटिलीवर में, क्या होता था भाई, WL³ डिवाइड बाई 4 ATI होता था, WL⁴ डिवाइड बाई ATI, सॉरी। W क्या हो गया यहाँ पर, P×L, P में कंसिडर क्या आ गया, WL आ गया, तो एक तो L यहीं चला गया, एक L² ये आ गया, एक और L था पर L नहीं है तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी आ गया E, डिवाइड बाई ATI, वो ATI यहाँ पर आ गया। तो याद करने का तरीका है, हालांकि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी, बट मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, मैंने ऐसे याद किया था, आप भी ऐसे अपना तरीका निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है ए बीम कर्व्ड इन अ प्लान इन इज डिजाइन फॉर। अगर मान लो बीम है कर्व्ड है प्लान में, ठीक है, तो वो किस किस के लिए डिजाइन करना पड़ेगा अपन को, तो उसके लिए सिंपल सी बात है भाई, बेंडिंग भी आएगा उसमें, शेयर भी आएगा, टॉर्शन भी आएगा, ठीक है। तो सबके लिए डिजाइन करना पड़ेगा भाई, टॉर्शन भी तो है ना क्योंकि वो कर्व्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर बेंडिंग आएगा, शेयर आएगा, टॉर्शन आएगा, तो सबके लिए अपन को क्या करना का पड़ेगा, वो डिजाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, इन प्री स्ट्रेस्ड मेंबर इट इज एडवाइजेबल टू यूज। प्री स्ट्रेस्ड मेंबर के लिए अपन को क्या करना होता है भाई यूज, प्री स्ट्रेस में हमें स्ट्रेंथ कंक्रीट की भी हाई रखनी है और टेंसाइल स्टील की भी हाई रखनी है, यानी कि यहाँ पर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हो जाएगा और हाई टेंसाइल स्टील हो जाएगा, तो ये अपना क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। इसमें ये करेक्ट आंसर था, ठीक है। और कहीं पे भी आपको मान लो लगे कि करेक्ट आंसर नहीं बताया या कुछ इससे मिस हो जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, हम बता देंगे आपको जो भी आपके डाउट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ ए बीम फेल्स इन बॉन्ड, देखो ये बॉन्ड कितना डिटेल में हमने पढ़ा था, देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड मोस्ट इकोनॉमिकली। भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के क्या क्या तरीके थे, ये तरीका था ना कि भाई बार को अपन क्या कर दो, नंबर ऑफ बार बढ़ा दो बट उसका डाया कम कर दो, एरिया वही रखो, सेम एरिया रखो, क्योंकि अदरवाइज क्या हो जाएगा अपना अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, थिनर बार यूज कर लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ बार भी बढ़ जाएगा, जो एरिया है बार का वो कम कर देंगे अपन, ठीक है, मतलब बार का डाया कम कर देंगे तो एरिया तो सेम ही रहेगा, तो यूजिंग थिनर बार बट मोर इन नंबर्स, ये अपना क्या आएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। नेक्स्ट क्या है, 4 5 6 का फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ बताओ भाई, M25 का ग्रेड का कंक्रीट का कितना होता है, तो अपने को क्या पता, 0.7 रूट FC के, 0.7 रूट FC का कितना, 25 का रूट करेंगे तो क्या आएगा, 5, 5 × 0.7 क्या आएगा अपना 3.5, तो ये 3.5 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ का। तो ये फॉर्मूला पता है ना, 0.7, यहाँ पर मैं लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है बट 0.7 रूट FC के होता है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000 द मिनिमम इसेंट्रिसिटी डिजाइन ऑफ कॉलम, कितना डिटेल में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आप देखना कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए अपन क्या रखते हैं भाई, या तो 20 mm या फिर, अच्छा नीचे लिख रखा है मिनिमम 20 mm, ठीक है, या तो 20 mm या फिर क्या होता था L/500 प्लस D/30, ठीक है, ये अपने लेटरल डायमेंशन होती थी, ठीक है। L अपनी लेटरल डायमेंशन, L/500 करना है, उसके अपोजिट वाली डायमेंशन को D/30 करना है,
ठीक है ना। तो ऐसे करके अपन क्या निकाल देते हैं, यहाँ पर मिनिमम इसेंट्रिसिटी निकाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द शेप ऑफ रिसेशन लिम्ब ऑफ ए हाइड्रोग्राफ डिपेंड अपॉन। अच्छा, जो रिसेशन होता है ना लिम्ब, हाइड्रोग्राफ हाइड्रोलॉजी में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अपना जैसे ये अपना हाइड्रोग्राफ होता है, यहाँ पर ये जो शेप होती है ना रिसेशन लिम्ब वाली, ये किस किस पर डिपेंड करती है, यही क्वेश्चन है अपना। तो सिंपल सी बात है भाई, किस किस पर डिपेंड करेगी, ये अपना देखो सिंपल सा बेसिन कैरेक्टरिस्टिक पे ही डिपेंड करेंगे, यानी कि ये कितना पास है अपना, जो मेन जो अपना बाहर निकलने वाला एग्जिट पॉइंट हो ना पानी वाला, सारा पानी कहाँ मिल रहा है, वो कितना पास में है, बेसिन कितना स्लोपी है, जितना ज़्यादा स्लोपी होगा उतना ज़्यादा फास्ट वो वहाँ से पानी निकल जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, बेसिन की कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही डिपेंड करती है। तो ये अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द साइड फेस रिइंफोर्समेंट इफ रिक्वायर्ड इन टी बीम विल बी। साइड फेस रिइंफोर्समेंट कितना होता है, बहुत डिटेल में हमने इनफैक्ट इसके क्वेश्चंस भी किए थे, आपको अगर याद हो तो भाई, जितना वेब एरिया होता है उसका 0.1% हम क्या करते हैं, साइड फेस रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, और वो किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, टॉर्सन से बचने के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 0.1% है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये एक क्लास सफिशिएंट लेंथी हो गई है। इसके बाद में एक और अपन वीडियो बनाएंगे जिसमें अपना नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें अपना क्या होगा, दो वीडियो में ये सारा जो 2019 वाला क्वेश्चन जो एग्जाम है उसका हमने सारे पीवाईक्यू एक दो वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर तक आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको मैडिज के जो सारे पीडीएफ नोट्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी का सेकंड पार्ट में।